नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आपको याद होगा इसके पहले के लेक्चर में हमने गेमीट्स का स्ट्रक्चर फिनिश किया था। वी सॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड आल्सो वी सॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम और द अनफर्टिलाइज्ड एग। ओके, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन किस तरह से ये पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द टुडेस लेक्चर, दैट्स योर फर्टिलाइजेशन। दोस्तों सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सो फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट इट्स अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। इट्स अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gamete. Okay, so the fusion of male and female gamete is called fertilization. Okay, अब ये होता कहाँ है दोस्तों? तो इसका जो साइट है, if you talk about the site of fertilization, so it's a ampulla. ये कहाँ पे होता है दोस्तों? एम्पुला में। एम्पुला आपको पता होगा इट्स अ पार्ट ऑफ योर फेलोपियन ट्यूब। तो ये फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है। ओके, तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन इट अकर्स इनटू द एम्पुलरी पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ओके दोस्तों, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं अबाउट द फर्टिलाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया था, वेन एवर मेल इजैकुलेट ओके ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस टाइम मेल जब इजैकुलेट करता है ना, सो ऑलमोस्ट अराउंड 4 ml ऑफ semen is ejaculated. Okay, so ejaculation कितना होता है आपका? 4 ml के आसपास दोस्तों, it is around 4 ml. Now this 4 ml of sperm contain 4 ml of semen, यानी ये semen है, not this sperm. Okay, this is semen. Okay, ये जो 4 ml semen होता है ना फ्रेंड्स, it contain almost around 200 to 300 millions. तो इसके अंदर आपको 200 से 300 millions क्या मिल जाएंगे दोस्तों? स्पर्म. सो दिस 4 ml of sperm may contain around 200 to 300 millions of sperm. ओके दोस्तों, ये हो गया इसके बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। अब देखो हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन कितने स्टेप्स में होता है। ओके, सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स इन विच फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो जो सबसे पहला स्टेप आपको देखने मिला दोस्तों, फर्स्ट स्टेप इट्स योर, तो जो सबसे पहला स्टेप आपको मिलेगा इज मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ओके, पहला स्टेप है आपका मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स एग। ओके, तो पहले स्टेप में दोस्तों क्या होता है, जो स्पर्म है आपका मूव करता है टुवर्ड्स दी एग। अब देखो स्पर्म कैसा मूव करेगा। ओके, तो सबसे पहले आपका इजैकुलेशन मान लो हो चुका है। आफ्टर द इजैकुलेशन नाउ द स्पर्म स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द एग। ओके, तो इजैकुलेशन वजाइना में हुआ, वहां से मूव करके जाएगा सर्विक्स में, सर्विक्स से यूट्रस में। लेकिन तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, स्पर्म का मूवमेंट इतना आसान नहीं होता है। ओके, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। ओके, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच इम्पैक्ट द स्पर्म मूवमेंट। तो यहाँ पे मेनली 2 चीजें हो सकती है यहाँ पे। ओके, एक ऐसे फैक्टर जो कि स्पर्म को रेजिस्ट करते हैं। ओके, सो दैट मीन दे एक्ट एज अ बैरियर। एक ऐसा फैक्टर भी होता है दोस्तों जो कि उसको सपोर्ट करते हैं। ओके, दैट मीन दे आर दी एड और दे आर दी हेल्पर। तो यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है दोस्तों स्पर्म के मूवमेंट को जो इम्पैक्ट कर सकती है। सबसे पहला है आपका, हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस। ओके, दूसरा जो हो सकता है दोस्तों आपका इट्स योर सपोर्ट। ये हो सकता है आपका सपोर्ट। ओके, रेजिस्टेंस को आप बैरियर भी बोल सकते हो। सो देयर आर सर्टेन बैरियर्स, कुछ बैरियर्स होते हैं। सपोर्ट दैट मीन देयर आर सर्टेन एड और यू कैन से देयर आर सर्टेन हेल्पर। कुछ यहाँ पे हेल्पर भी आपको देखने मिलते हैं। अब देखो कौन कौन सी ऐसी चीजें जो कि स्पर्म के मूवमेंट को रेजिस्ट करती है। तो सबसे पहला चीज है द एसिडिक कंडीशन ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो सबसे पहला कंडीशन दोस्तों आपका एसिडिटी और द एसिडिक कंडीशन, ये रेजिस्टेंस का काम करता है। बहुत सारे स्पर्म को ये एसिडिक कंडीशन ही क्या करता है, किल कर देता है। दूसरा कंडीशन या फिर दूसरा फैक्टर जो है एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है या फिर एज अ बैरियर वर्क करता है दोस्तों, वो है आपका फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। तो बहुत सारे स्पर्म को ना मैक्रोफेजेस जो होते हैं जेनिटल ट्रैक्ट में, वो उनको किल करने का काम करते हैं। तीसरा जो फैक्टर है दोस्तों दैट्स थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। अगर आपको ध्यान में होगा
जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था जो एंडोमेट्रियम का थिकनेस होता है, जो सबसे लास्ट का फेज होता है, सिक्रेटरी फेज, वहां पे जो थिकनेस होता है इज मैक्सिमम, दैट मीन समथिंग अराउंड 8 to 10 मिलीमीटर। और दोस्तों ये जो थिकनेस है ना, अब इस थिकनेस के थ्रू स्पर्म को पास होना पड़ता है। अगेन इट एक्ट एज अ बैरियर। बहुत सारे स्पर्म तो जो क्यूवाइसिस बने होते हैं ना उसके अंदर ही फंस जाते हैं। तो देखो ये 3 मेन बैरियर्स है, या फिर हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस है, जो एक तरह से स्पर्म के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ रेजिस्टेंस ही नहीं होते दोस्तों, कुछ यहाँ पे सपोर्ट भी आपको देखने मिल जाएंगे स्पर्म में। सबसे पहला सपोर्ट, यस इट इज, एक मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, देखो ये जो होता है ना, दिस प्रोस्टाग्लैंडिन कॉजेज रिवर्स पेरिस्टालिसिस ओके इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो इसका मेन काम होता है रिवर्स पेरिस्टालिसिस इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ओके, इसका मतलब यहाँ पे जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है ना, वो मूव करता है फ्रॉम वजाइना टू सर्वाइकल पार्ट ऑफ द यूट्रस एंड देन फाइनली इनटू द यूट्रस। ओके, अब क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या फिर पेरिस्टालिसिस हो रहा है ना, तो वो एक्चुअली वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में स्पर्म को मूव करना है। तो इस प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से कुछ हद तक स्पर्म का मूवमेंट थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और हार्मोन है आपका ऑक्सीटोसिन भी कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्शन करके स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑक्सीटोसिन ये भी एक हार्मोन है जो कि स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। तीसरा बात करें दोस्तों, द विप्लैश मूवमेंट ऑफ स्पर्म, तो उसमें जो स्पर्म का जो टेल होता है दोस्तों, वहां पे एक विप्लैश मूवमेंट या फिर व्हर्लिंग मूवमेंट होता है, उससे वो भी क्या करता है, स्पर्म के मूवमेंट को सपोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट वी है विप्लैश मूवमेंट। ओके, विप्लैश मूवमेंट ऑफ टेल ऑफ द स्पर्म का जो टेल है दोस्तों, वो विप्लैश मूवमेंट आपको शो करता है, जो कि अगेन स्पर्म को आगे बढ़ने में मदद करता है। ओके, तो दोस्तों देखो ये पहला स्टेप था मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग, लेकिन यही सब नहीं होता है। ये तो क्या है कि चलो कुछ स्पर्म आपके आगे निकल जाएंगे, कुछ आपके उधर ही खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे जो एक्चुअल इवेंट आपको देखने मिलता है ना दोस्तों, वो है कैपेसिटेशन। सो ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ स्पर्म देयर इज वन वेरी मेजर इवेंट अकर एंड दैट इवेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है एक यहाँ पे, दैट्स योर कैपेसिटेशन। अब देखिए कैपेसिटेशन के दौरान क्या होता है। ओके, तो स्पर्म आपका मूव तो कर रहा है, ठीक है, स्पर्म में मूवमेंट तो चल रहा है, लेकिन मूवमेंट दोस्तों उतना फास्ट नहीं है, या फिर स्पर्म अभी तक एक्टिव हुआ नहीं है। देखो बिफोर स्पर्म फर्टिलाइज द एग इट मस्ट अंडरगोस कैपेसिटेशन। अभी कैपेसिटेशन क्या होता है? ओके, देखो ड्यूरिंग कैपेसिटेशन व्हाट हैपन, जैसे मैंने आपको बताया था, हियर देयर इज अ मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्रोसोम मेम्ब्रेन। ओके, एक्रोसोम मेम्ब्रेन। बेसिकली फ्रेंड क्या होगा, जो आपका एक्रोसोम मेम्ब्रेन है ना, दिस एक्रोसोम मेम्ब्रेन बिकम्स परमिएबल। ये क्या हो जाएगा आपका, परमिएबल हो जाएगा। ओके, फॉर व्हाट, दिस बिकम्स परमिएबल फॉर द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन। एक बात याद रखना दोस्तों, कैल्शियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमंस की बॉडी के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द मेल। मेल्स की बॉडी के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? अगर मेल्स की बॉडी में कैल्शियम कम हो जाएगा या फिर नहीं रहेगा ना, तो मेल अल्टीमेटली बिकम्स इनफर्टाइल, या फिर मेल आपका स्टेराइल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या होता है, एक्रोसोम मेम्ब्रेन बिकम्स परमिएबल ओके फॉर द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन। अब क्या होगा दोस्तों, इसमें कैल्शियम आपका एंटर करेगा। ओके, हियर देयर इज अ एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन। अब देखो जैसे ही कैल्शियम का एंट्री हुआ ना, अब क्या होगा, जो स्पर्म है, स्पर्म बिकम्स एक्स्ट्रा एक्टिव। तो ध्यान दें यहाँ पे, योर स्पर्म बिकम्स एक्स्ट्रा एक्टिव। सबसे पहले दोस्तों स्पर्म जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा स्पर्म स्टार्ट शोइंग रैपिड विप्लैश मूवमेंट। यहाँ पे आपको देखने मिला दोस्तों रैपिड विप्लैश मूवमेंट, यानी कि विप्लैश मूवमेंट ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा था। विप्लैश मूवमेंट दोस्तों आपका चल रहा था, लेकिन कुछ हद तक स्लो था। कुछ हद तक क्या था, वो मूवमेंट काफी स्लो था। लेकिन एक बार आपका स्पर्म एक्टिव हो गया ना, तो यहाँ पे यही जो मूवमेंट है आपका विप्लैश मूवमेंट, ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। समझ में आया दोस्तों? तो देखो ये सारे इवेंट्स आपको देखने मिलते हैं ड्यूरिंग द कैपेसिटेशन। ओके, अब इस
एग्जैक्टली कैपेसिटेशन से होगा क्या, तो स्पर्म स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ओके, सो स्पर्म स्टार्ट मूविंग, स्पर्म मूव्स अपवर्ड, ओके, फ्रॉम वजाइना टू सर्विक्स, सर्विक्स टू यूट्रस एंड देन टू दी फैलोपियन ट्यूब। ओके, तो ये आपका मूव करेगा वजाइना टू सर्विक्स, सर्विक्स इट्स अ पार्ट ऑफ योर यूट्रस ओनली, देन जो यूट्रस का बॉडी होगा वहां पे, उसके बाद दोस्तों आपको फाइनली फैलोपियन ट्यूब में। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों, ये जो कैपेसिटेशन होता है ना, ये होता किधर है, तो ये यूट्रस में ही होता है। ओके, ये भी मैं आपको बता दूं, इट अकर्स इनटू द यूट्रस। ओके, अकर्स इन यूट्रस, नॉर्मली यूट्रस में होता है, बट समटाइम इट मे अकर्स इनटू द फैलोपियन ट्यूब, या तो यूट्रस में होगा दोस्तों, या तो फैलोपियन ट्यूब में भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट अकर्स इनटू द यूट्रस। एंड यस, जो कैपेसिटेशन होता है इट टेक्स 5 to 6 आवर्स। ओके, सो इसको ऑलमोस्ट टेक्स 5 to 6 आवर्स, 5 से 6 घंटे दोस्तों कैपेसिटेशन प्रोसेस में आपके चले जाते हैं। समझ में आया? तो फ्रेंड्स यही था आपका फर्स्ट स्टेप, दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग। अब देखो क्या हो गया ना, स्पर्म ऑलरेडी आपका एग तक पहुंच चुका है। ओके, एग तक स्पर्म आपका पहुंच गया है, क्योंकि अब एग तक स्पर्म पहुंच गया है ना, दूसरा स्टेप है आपका दोस्तों, इट इज द एंट्री ऑफ स्पर्म। ओके, अब फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे खत्म हो गया, सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेप इट इज द एंट्री ऑफ स्पर्म, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग, इनटू द एग। अब इसमें दोस्तों हमको देखना है कि किस तरह से स्पर्म जो है एंट्री करेगा एग के अंदर। ओके, आई होप आपको पहला स्टेप अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम चलते सीधा एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे दुनिया भर के बैरियर्स हैं, देयर आर सो मेनी बैरियर्स। अब इतने सारे बैरियर्स है तो आपको लगता है कि सारे के सारे स्पर्म वहाँ पहुँच जाएंगे? नो, नॉट पॉसिबल। सारे स्पर्म कभी भी एग तक पहुँचेंगे नहीं। याद रखना दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है, स्पर्म में कितने टोटल स्पर्म कितने आपके 20 से 30 करोड़ स्पर्म मेल रिलीज करता है फीमेल की बॉडी में, बट आउट ऑफ दिस 20 to 30 CR स्पर्म, ओनली फ्यू हंड्रेड स्पर्म रीचेस टू द एग। ओके, तो ध्यान देना स्टूडेंट, सारे नहीं पहुंचेंगे। ओके, ओनली फ्यू हंड्रेड स्पर्म रीचेस टू द एग, रीचेस टू द एग। तो भैया सबके बस की बात नहीं है एक तक पहुंच पाने का, ठीक है। कुछ सैकड़ों में आपके स्पर्म पहुंच सकते, हो सकता है 200 हो, 300, 400 हो, लेकिन कुछ सैकड़ों में ही क्या होता है आपके स्पर्म जो दोस्तों एग तक पहुंच पाते। अब देखो ये जैसे ही एग के पास पहुंचेंगे, ओके, अब ये स्पर्म क्या करेंगे, नाउ दैट स्पर्म विल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द एग, यानी कि जो कोरोना रेडिएटर है ना उसके संपर्क में आ जाएंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ओके, योर sperm lies against the egg। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर मैं साइड में डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, देखो ये डायग्राम में बना रहा हूँ, जनरल डायग्राम। ओके, तो ये मान लो ये आपका एग है। ओके, दिस इज व्हाट द एग इज, ये इसका जर्मिनल वेसिकल। ओके, ये थोड़ा सा साइटोप्लाज्म मैंने ड्रॉ कर दिया। एग के ऊपर ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का मेम्ब्रेन, दिस इज द विटेलाइन मेम्ब्रेन। इसके ऊपर दोस्तों आपको पता है एक और मेम्ब्रेन होती है, दिस इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा, इसको हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। ओके, तो ये हो गया आपका जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के ऊपर एक और लेयर होता है सेल्स का, फ्रेंड्स यू नो दैट, ये इसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। तो ये हो गया दोस्तों आपका कोरोना रेडिएटा। ओके, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया, नाउ द स्पर्म लाइज अगेंस्ट द एग, तो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये ब्लैक कलर का, सपोज करो ये क्या है आपका स्पर्म है, समझ में आ रहा है। तो स्पर्म टचेस द एग। अब देखो जैसे ही स्पर्म ने एग को टच किया ना, अब यहाँ पे स्पर्म स्टार्ट रिलीजिंग एंजाइम, यहाँ पे स्पर्म दोस्तों एंजाइम रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। तो स्पर्म कौन कौन से एंजाइम रिलीज करता है, तो पर्टिकुलरली देयर आर 3 एंजाइम्स। तो देखो यहाँ पे दोस्तों स्पर्म रिलीजेस एंजाइम। अब यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम्स आपके स्पर्म रिलीज करेगा, तो मैं डायरेक्टली नाम लिखता हूँ एंजाइम्स के। ओके, सबसे पहला जो दोस्तों एंजाइम है दैट्स योर हाइलुरोनाइडेज। फर्स्ट एंजाइम इट इज
हाइलुरोनाइडेज। ओके, देखो ये एंजाइम करेगा क्या। अगर आपको मेरा लेक्चर याद होगा स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग का, मैंने आपको बताया था ये जो कोरोना रेडिएटा है इसके जितने भी सेल्स है दोस्तों वो सारे एक दूसरे से चिपके होते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिड कॉल्ड हाइलुरोनिक एसिड। वैसे ही जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स है दे आर आल्सो अटैच्ड टू द जोना पेलोसिडा बाय मींस ऑफ सेम एसिड। उसी एसिड से वो जोना पेलोसिडा से भी चिपका होता है। तो बेसिकली दोस्तों ये जो हाइलुरोनाइडेज एंजाइम है इसके अलावा एक और एंजाइम, ओके, वो मैं आगे बताता हूँ। इसका मेन काम होता है टू डिसॉल्व और टू डिस्ट्रॉय हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड ये क्या करेगा दोस्तों, जो हाइलुरोनिक एसिड है ना इस लेयर के अंदर उसको डाइजेस्ट कर देगा। क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड ही खत्म हो गया, इसका मतलब यहाँ के जितने भी सेल्स है ना ऑल द सेल्स गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड ही नहीं रहा दैट मीन्स इससे क्या हो गया, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से क्या हो गया, आपके अलग हो गए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे दूसरा एंजाइम आपका आ जाएगा बीच में। सेकंड एंजाइम का नाम है आपका CPE। मैंने आपको पहले ही बताया है द नेम ऑफ सेकंड एंजाइम इट्स योर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। सेकंड एंजाइम इट्स योर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, इसको बोलते हैं दोस्तों CPE। ये क्या करता है ना, दिस एंजाइम हेल्प्स इन पेनिट्रेशन ऑफ, ओके, दिस ये जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है दोस्तों ये डीजनरेट करेगा। ये क्या करेगा, डैमेज करेगा किसको, कोरोना रेडिएटा के सेल्स को। इसका काम कोरोना रेडिएटा के सेल्स को डीजनरेट करना नहीं है, डिस्ट्रॉय करना नहीं है हाइलुरोनाइडेज का। इसका काम सिर्फ इतना है टू डीजनरेट और टू डिस्ट्रॉय द हाइलुरोनिक एसिड जिससे सेल्स आपके ढीले पड़ जाए। इसका काम होता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम का काम होता है टू डीजनरेट the cells of corona radiata। as a result the sperm enters। अब स्पर्म क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा कोरोना रेडिएटा को और किसको टच करेगा दोस्तों, जोना पेलुसिडा सेकेंड लेयर को टच करेगा। ठीक है, सो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ओके, डिस्ट्रॉय कोरोना रेडिएटा इसको कुछ हद तक डैमेज करता है एंड फाइनली योर स्पर्म हेड टचेस दिस जोना पेलुसिडा। अभी इसकी तरह का दोस्तों जोना पेलुसिडा पे। तो देखो मैं डायग्राम थोड़ा सा और आगे बनाता हूँ। इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा दोस्तों, तो देखो ये वही है आपका एक मेम्ब्रेन में बनाता हूँ बच्चे, जैसा है वैसे करूँगा। सो दिस विटेलाइन मेम्ब्रेन, इसके जस्ट ऊपर दोस्तों ये आपका जोना पेलुसिडा, ओके। अब यहाँ पे ये जो कोरोना रेडिएटा का लेयर है दोस्तों डैमेज हो चुका है, तो यहाँ पे मैं इसको आधा ही बनाऊंगा, ओके। दैट मीन्स द कोरोना रेडिएटा लेयर हैज ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड बाय द स्पर्म, ओके, और दिस एंजाइम्स ऑफ दिस स्पर्म। अब देखो ये जो नेक्स्ट लेयर आपका एक्सपोज हो गया ना, ये आपका क्या दोस्तों, जोना पेलुसिडा। दिस इज द जोना पेलुसिडा, ये आपका एक्सपोज हो गया, ओके। ओके, तो यहाँ पे आपका स्पर्म इधर आ गया है, ओके, स्पर्म यहाँ पे आ चुका है, ओके। अब देखो क्या होगा, नाउ स्पर्म हेड टचेस दी जोना पेलुसिडा। अब देखो जैसे इसने स्पर्म हेड ने इसको टच किया ना दोस्तों, यहाँ पे दो रिएक्शंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे। एज सुन एज दी स्पर्म हेड टचेस दी जोना पेलुसिडा, नाउ टू रिएक्शन स्टार्ट। पहला रिएक्शन होता है दोस्तों आपका कॉम्पैटिबिलिटी रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन होगा आपका एक्रोसोम रिएक्शन, ओके। तो ये दो एंजाइम्स हो गए, तीसरा एंजाइम बाद में आएगा, मैं आपको बताऊंगा कब आएगा, ओके। अब देखो स्पर्म के हेड ने क्या किया दोस्तों, स्पर्म हेड टचेस द जोना पेलुसिडा एंड एज सुन एज स्पर्म हेड टचेस द जोना पेलुसिडा टू रिएक्शन स्टार्ट। यहाँ पे दो रिएक्शंस के बारे में आपको बताना है दोस्तों। पहला रिएक्शन है आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तो जो सबसे पहला रिएक्शन आपको देखने मिलेगा उसको कहते हैं दोस्तों कॉम्पैटिबिलिटी रिएक्शन। सो लेट अस टॉक अबाउट द कॉम्पैटिबिलिटी रिएक्शन, ओके। अब देखो कॉम्पैटिबिलिटी रिएक्शन में क्या होता है, ओके। दिस कॉम्पैटिबिलिटी रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। देखो मैं इधर लिख देता हूँ, ऑल्सो कॉल्ड फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन,
ओके तो दोस्तों ये जो कॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन है इसी का दूसरा नाम है फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर दिस रिएक्शन इज स्पीशीज स्पेसिफिक. ध्यान देना दोस्तों ये कैसा होता है आपका स्पीशीज स्पेसिफिक. ओके अब ये क्यों होता है मैं आगे आपको बताऊंगा. दिस रिएक्शन इज हाईली स्पीशीज स्पेसिफिक. देखो इधर होता क्या है तो जो जोना पेलुसिडा है दोस्तों वहां पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके उस जोना पेलुसिडा का जो लेयर है ना दोस्तों वहां पे प्रेजेंट होते हैं आपके फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स. ओके तो यहाँ पे हियर ऑन जोना पेलुसिडा यहाँ प्रेजेंट है दोस्तों आपके फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स. ओके अब कौन कौन से रिसेप्टर्स है तो दो रिसेप्टर्स बताए जाते हैं. एक है आपका ZP3 दूसरा दोस्तों आपका ZP2 यानी जोना पेलुसिडा 3 एंड जोना पेलुसिडा 2. देखो ये फर्टिलाइजिंग बेसिकली एक केमिकल है जो कि रिलीज करता है कौन एग. अब उसके रिस्पॉन्स में ना दोस्तों स्पर्म भी एक केमिकल रिलीज करता है दैट्स एक्चुअली एसिड प्रोटीन. क्या नाम है उसका एंटी फर्टिलाइजिंग. ओके एंटी फर्टिलाइजिंग. सो फर्टिलाइजिंग इट इज कमिंग फ्रॉम द egg and in response to that fertilizing sperm release acid protein or a chemical specific chemical that chemical it's your anti fertilizing. समझ में आ रहा है क्या. तो दोस्तों को देखो यहाँ पे क्या होगा नाउ ये जो फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स है इसी पे आके क्या होगा आपका स्पर्म बाइंड होगा. ओके सो हियर देयर विल बी द इंटरेक्शन बिटवीन फर्टिलाइजिंग एंड द एंटी फर्टिलाइजिंग. थोड़ा सा मैं इसके बारे में लिख देता हूँ. एंटी फर्टिलाइजिंग इज नथिंग बट इट्स एसिड प्रोटीन. इट इज एसिड प्रोटीन released by sperm in response to fertilizing. ओके तो जो फर्टिलाइजिंग यहाँ पे ना दोस्तों इसी के रिस्पॉन्स में स्पर्म एक केमिकल प्रोड्यूस करता है उसका नाम है एंटी फर्टिलाइजिंग. अब देखो जब ये दोनों ही केमिकल मिलेंगे ओके और जब दोनों ही केमिकल आपके कॉम्पेटिबल मिल जाएंगे ना उसके बाद ही क्या होगा दोस्तों ये जोना पेलुसिडा जो है ना स्पर्म को एंट्री देगा इनटू द एग. ध्यान देना मैंने लिखा दिस इज स्पीशीज स्पेसिफिक. अभी होता क्यों है तो इसका मेन रीजन है टू अवॉइड अनवांटेड फर्टिलाइजेशन. इसका मतलब है सपोज करो ह्यूमन फीमेल है. ओके ह्यूमन फीमेल की बॉडी में अगर किसी दूसरे एनिमल का स्पर्म ट्रांसफर कर दिया गया किसी भी तरह से तो आपको क्या लगता है जो एनिमल है मान लो कोई भी एनिमल आप जो भी एनिमल आपके दिमाग में आता है अगर किसी भी एनिमल का स्पर्म ह्यूमन फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया तो क्या आपको लगता है फर्टिलाइजेशन होगा. नहीं होगा दोस्तों नॉट पॉसिबल. उसका रीजन क्या ना ये ओके ये जो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन है ये कभी भी ऐसा होने नहीं देगा. क्यों वो जो दूसरे एनिमल का स्पर्म है ना उसके पास ये एंटी फर्टिलाइजिंग यानी कि एसिड प्रोटीन नहीं मिलेगा. दिस इज हाईली स्पीशीज स्पेसिफिक. इसका मतलब होता है जिस स्पीशीज की फीमेल है ना उसके एग को उसके खुद के स्पीशीज का मेल फर्टिलाइज कर सकता है. दैट मीन्स द स्पीशीज और द मेल ऑफ सम अनदर स्पीशीज कैनॉट फर्टिलाइज द एग ऑफ सम अनदर फीमेल. ओके तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक स्पीशीज के फीमेल का एग किसी दूसरे स्पीशीज का मेल फर्टिलाइज कर दिए. पॉसिबल क्यों नहीं है बिकॉज ऑफ दिस फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन. आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा. अब देखो ये कॉम्पेटिबिलिटी जो टेस्ट था ना ये पास हो गया. ये क्या हो गया पास हो गया मतलब ह्यूमन मेल का स्पर्म आया है और उसको एग ने क्या कर लिया उसको रिसीव कर लिया. कहाँ से रिसीव किया फ्रॉम दीज फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स. अब यहाँ पे दोस्तों तीसरा एंजाइम आपका रिलीज होगा. ओके दैट मीन्स अब जो आपका स्पर्म हेड है नाउ इट इज अटैच्ड टू दी जोना पेलुसिडा. अब यहाँ पे तीसरा एंजाइम आएगा. ओके थर्ड एंजाइम. ओके अब तीसरा एंजाइम कौन सा दोस्तों तो बहुत ही स्पेशल है दैट्स कॉल्ड जोनालाइसिन. उसको हम कहते हैं दोस्तों जोनालाइसिन और एक्रोसिन. इसी को हम कहते हैं दोस्तों एक्रोसिन. अब देखो ये एक्रोसिन या फिर जोनालाइसिन करेगा क्या तो इसके नाम से पता चलता है दिस जोनालाइसिन विल डाइजेस्ट द जोना पेलुसिडा. ये क्या करेगा जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करेगा और जब जोना पेलुसिडा डाइजेस्ट होगा ना दोस्तों उसके बाद ही आपका स्टार्ट होता है. यहीं से ध्यान देना क्या होगा स्टार्ट आपका दूसरा रिएक्शन मैंने बोला था ना एक्रोसोम रिएक्शन. तो पहला रिएक्शन कौन सा कॉम्पेटिबिलिटी. दूसरा रिएक्शन यहीं से स्टार्ट होता है जब जोनालाइसिन आपका प्रोड्यूस होगा. तो देखो सेकंड रिएक्शन. ओके तो सबसे पहले ये हो गया. अब आपका तीसरा एंजाइम आ गया दोस्तों दैट्स योर जोनालाइसिन. जैसे जोनालाइसिन आए ना दोस्तों यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका
एक्रोसोम रिएक्शन। अब देखो इस एक्रोसोम रिएक्शन के दौरान क्या होगा, ओके मैंने ऑलरेडी बता दी कि जोनालाइसिन आपका प्रोड्यूस हो चुका है। नाउ दिस जोनालाइसिन डाइजेस्ट, ओके यहाँ पे जोनालाइसिन डाइजेस्ट जोना पेलोसिडा, ये क्या कर देगा, जोना पेलोसिडा को डाइजेस्ट कर देगा। क्योंकि जोना पेलोसिडा भी अब आपका डाइजेस्ट हो गया है, इसका मतलब नाउ द स्पर्म passes through the zona pellucida and moving towards the vitelline membrane। अब वो तीसरे लेयर को टच करने वाला है, समझ में आ रहा दोस्तों, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, स्पर्म एंटर्स, स्पर्म passes through zona pellucida and touches विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो दोस्तों इसने किसको फाइनली टच कर दिया, विटेलाइन मेम्ब्रेन को भी टच कर दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसने एग्जैक्टली विटेलाइन मेम्ब्रेन को टच नहीं किया, उसके जस्ट पास में आया, उसके जस्ट क्या होगा दोस्तों, पास में आया है। अब देखो जैसे ये उसके पास में आएगा, किसके, विटेलाइन मेम्ब्रेन के पास में आएगा ना, यहाँ पर भी दोस्तों दो रिएक्शंस आपको देखने मिलेंगे। एक को बोलते हैं एग रिएक्शन, दूसरे को बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। अब देखो एज सुन एज द स्पर्म टचेस द विटेलाइन मेम्ब्रेन, अभी इसने एक्जैक्टली विटेलाइन मेम्ब्रेन को टच नहीं किया, उसके पास में है। जब टच करेगा ना दोस्तों, तो एक्चुअली टच करने के लिए चलो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ओके मतलब ये इसके पास में आ गया है। यहाँ पे भी दोस्तों आपके दो रिएक्शंस मिलेंगे। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन आपको मिलेगा, मैं इसको ओके इसको मैं दोस्तों इरेज करता हूँ। मैं मेरे को जगह चाहिए थोड़ा लिखने के लिए, दोस्तों मैं इरेज कर दूंगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बोला पहला रिएक्शन है फ्रेंड्स आपका, इट्स योर एग रिएक्शन, ओके। तो ये कब होएगा एग रिएक्शन, ओनली व्हेन स्पर्म टचेस दी विटेलाइन मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे दोस्तों आपका रिएक्शन स्टार्ट होगा एग रिएक्शन, एग रिएक्शन। अब देखो एग रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ओके तो जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है ना, विटेलाइन मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ कोन, ओके यहाँ पे जैसे देखो इसको ये टच करने वाला है, तो आगे का मैं डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। सबसे पहले मैं विटेलाइन मेम्ब्रेन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ये आपका विटेलाइन मेम्ब्रेन, ओके अब देखो ये आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर यानी कि जोना पेलोसिडा जो कि डैमेज हो चुका है यानी कि डाइजेस्ट हो चुका है। इसके ऊपर दोस्तों आपका कोरोना रेडिएटा जो कि अगेन ये भी आपका क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हियर ड्यूरिंग एग रिएक्शन के दौरान दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस कोन, दिस इज कॉल्ड रिसेप्शन कोन, इसको बोलते हैं हम रिसेप्शन कोन, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ कोन ऑफ रिसेप्शन, इसको बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन। ये किस पे बनता है, ऑन विटेलाइन मेम्ब्रेन, ऑन विटेलाइन मेम्ब्रेन। इसका मतलब फ्रेंड आपका जो स्पर्म है ना, इसी कोन ऑफ रिसेप्शन को टच करेगा, इसी को क्या करेगा, टच करेगा। इसका मतलब यहीं से क्या होगा ना, स्पर्म एंट्री भी करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नाउ द स्पर्म हेड कम्स इन कांटेक्ट विद दिस विटेलाइन मेम्ब्रेन। अब इसके कांटेक्ट में आ जाएगा आपका स्पर्म का हेड, समझ में आ रहा है। अब एक बार कोन ऑफ रिसेप्शन बन गया, नाउ sperm head comes in contact with this cone of reception। जैसे ही sperm head ने इसको टच किया ना, अब क्या होगा, there is a generation of wave of depolarization। अब देखो फ्रेंड्स क्या होगा, generation of weak wave of depolarization, ओके मतलब जो चार्जेस है ना, कुछ हद तक आपके चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे, ओके। और फाइनली क्या होगा दोस्तों, इन दोनों का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग डिसॉल्व, ओके ये आपका डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ
both, that is egg and sperm, egg and sperm dissolve. अब डिजॉल्व हो गया एंड फाइनली व्हाट हैपन, द हेड एंटर्स इनटू द एग. याद रखना दोस्तों, हेड का ही पार्ट एंट्री करता है, बाकी का जितना पार्ट है स्पर्म का सब पीछे रह जाएगा. टेल छूट जाएगा, मिडल पीस छूट जाएगा, नेक छूट जाएगा, ओनली हेड. ओके, इसके बाद हेड ऑफ स्पर्म, हेड ऑफ स्पर्म enters the egg. अब इस हेड में एग्जैक्टली है क्या, तो दो चीज़ें दोस्तों. ओके, तो बेसिकली हेड में भी अगर मैं बोलूँ ना तो दो चीज़ें यहाँ पे एंट्री करेगी. तो एक तो इसका न्यूक्लियस एंटर करेगा, दूसरा क्या एंटर करेगा दोस्तों, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. ये मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. तो ये दोनों चीज़ें क्या करती है, फाइनली ये एंटर कर जाएगी किधर, एग के अंदर. आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा. ओके, तो देखो फाइनली क्या हो गया, हेड ऑफ स्पर्म एंटर्स दी एग, दैट मीन्स न्यूक्लियस एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल फाइनली एंटर्स इनटू द एग. अब देखो चौथा रिएक्शन क्या होने वाला है, मैंने आपको बताया, जब ये जोना पेलोसिडा को टच करता है तो भी दो रिएक्शंस होते हैं, और जब ये विट्रिलाइन मेम्ब्रेन को टच करता है दोस्तों तो भी दो रिएक्शन होते हैं. ये तो पहला रिएक्शन हो गया जब इसने विट्रिलाइन मेम्ब्रेन को टच किया. दूसरा रिएक्शन दोस्तों आपका कॉर्टिकल रिएक्शन. ओके, इसके बाद होएगा आपका कॉर्टिकल रिएक्शन. तो फ्रेंड उसको लिखने के लिए मेरे को ये मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से. तो जब नेक्स्ट रिएक्शन आपको देखने मिला दोस्तों वो है आपका कॉर्टिकल रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट वी है कॉर्टिकल रिएक्शन. कॉर्टिकल रिएक्शन. अब देखो दोस्तों इस कॉर्टिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है. ओके, कॉर्टिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, अब क्योंकि ऑलरेडी एक स्पर्म एंटर कर चुका है, अब यहाँ पे दूसरा स्पर्म एंटर करना नहीं चाहिए. अब यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग कॉर्टिकल रिएक्शन व्हाट हैपन, द रिसेप्टर्स कौन से रिसेप्टर, जो फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स आपने देखा ना ZP3 ZP2, यही स्पर्म को रिसीव करते हैं ना. ओके, इनको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा. रिसेप्टर्स दैट मीन्स ZP3 एंड ZP2. ओके, रिसेप्टर्स ऑन जोना पेलोसिडा डीएक्टिवेटेड मतलब इनको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा कि भैया अब और स्पर्म को रिसीव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक स्पर्म अंदर आ चुका है, दूसरा स्पर्म नहीं आना चाहिए. ओके, अभी क्यों हो गया है, टू अवॉइड एंट्री ऑफ अनदर स्पर्म. तो कोई दूसरा स्पर्म इसमें एंटर ना कर जाए, उसी को अवॉइड करने के लिए आपका जो रिसेप्टर है उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया. अब देखो ये एग्जैक्टली कैसे स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करता है दोस्तों. तो ये जो अभी आपने देखा विट्रिलाइन मेम्ब्रेन, वंस द न्यूक्लियस इन प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंटर्स इनटू द एग, ये जो आपका विट्रिलाइन मेम्ब्रेन है ना, दिस विट्रिलाइन मेम्ब्रेन चेंजेस इनटू द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. ये किससे बदल जाता है दोस्तों, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा. कौन, आपका विट्रिलाइन मेम्ब्रेन है. एक बार विट्रिलाइन मेम्ब्रेन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो गया ना, अब वो पूरी तरह से पैक हो जाएगा एंड इट विल नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म. अब कोई स्पर्म एंटर नहीं करेगा. दैट मीन्स दिस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन अवॉइड, ये क्या अवॉइड कर सकता है, इस हम साइंटिफिक लैंग्वेज में लिख देते हैं, अवॉइड पॉलीस्पर्मी. मतलब अब कोई स्पर्म इसके अंदर एंटर नहीं करेगा. समझ में आया फ्रेंड्स. ओके, अब देखो स्पर्म एंटर भी कर गया है. नेक्स्ट क्या है आपका स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप दोस्तों आपके पास है. अब देखो ये सेकंड स्टेप अभी फिनिश हो गया. ओके, जो तीसरा स्टेप है दोस्तों, थर्ड स्टेप, इट इज योर एक्टिवेशन ऑफ ओवम. आपको याद है ना, ओवम बेचारा सोया हुआ है कभी से, काफी देर से सोया है. तो थर्ड स्टेप दोस्तों, इट इज द एक्टिवेशन ऑफ ओवम. अभी ओवम का एक्टिवेशन से मतलब क्या है, तो देखो इसका कहना मतलब सिंपल सा इतना है. आपको याद होगा जब oogenesis होता है इन केस ऑफ फीमेल में जब oogenesis होता है ना दोस्तों, तो उस टाइम जो फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी oocyte का दो जगह अरेस्ट होता है. पहली बार अरेस्ट होता है आपका
मियोसिस 1 के दौरान डिप्लोइड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, बाद में जब मैच्योरिटी होती है तो वो आगे बढ़ेगा, कंप्लीट करेगा उसको, लेकिन वापस से अरेस्ट कब हो जाता है? इन मियोसिस 2। मियोसिस 2 में कहाँ पे? तो मेटाफेज 2। अब वो मेटाफेज 2 को कंप्लीट कब करेगा? ओनली आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। स्पर्म एंटर कर चुका है ना, क्योंकि स्पर्म का एंट्री हो गया है। नाउ द ओवम विल बी एक्टिवेटेड। ओके, अब यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ ओवम हो गया है एंड फाइनली योर ओवम कंप्लीट मियोसिस 2। मियोसिस 2 खत्म करता है। मेटाफेज 2 में अरेस्ट था, मेटाफेज 2 खत्म किया, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, साइटोकिनेसिस 2 एंड फाइनली ओके आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2 यहाँ पे दोस्तों बन जाएगा आपका, इट रिलीजेस व्हाट? सेकेंड पोलर बॉडी। इसके अलावा फाइनली जो आपका ऊटिड था, यानी कि जो सेकेंडरी oocyte था ना दोस्तों, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? मैच्योर एग। समझ में आया? और इसके अलावा मैंने आपको और बताया, यहाँ पे देखो मैंने ड्रॉ नहीं किया, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है दिस, ये इसका जर्मिनल वेसिकल है। ओके, ये आपका जर्मिनल वेसिकल है। एक्टिवेशन के दौरान एक चीज और देखने मिलता है, हियर देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस जर्मिनल वेसिकल इनटू द फीमेल प्रोन्यूक्लियस। तो जो एग है ना दोस्तों, जो जर्मिनल वेसिकल था सेकेंडरी oocyte में, वही क्या बन जाएगा आपका? फीमेल प्रोन्यूक्लियस। तो यहीं पे आपको लिख देता हूं मैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्मिनल वेसिकल इनटू फीमेल प्रोन्यूक्लियस में आपका कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? तो दोस्तों देखो, ये हो गया आपका एक्टिवेशन ऑफ ओवम। अब आपका ओवम एक्टिवेट हो गया, ओवम ने मियोसिस 2 खत्म किया फटाफट। और उसके बाद यहाँ पे इसने क्या बना दिया? फीमेल प्रोन्यूक्लियस। और जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो मेल प्रोन्यूक्लियस है एकदम रेडी है यहाँ पे। ओके, ये सब चीजें हटा दो क्योंकि ये ऑलरेडी स्पर्म एंटर कर चुका है। मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आप समझो अभी, ठीक है? तो देखो ऑलरेडी स्पर्म जो है उसने अपना न्यूक्लियस अंदर छोड़ दिया है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप आपके पास मिला दोस्तों। अब मैं इसको भी इरेज करता हूँ। ओके, ये सब चीजें आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अभी, तो मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्या होने वाला है? फ्यूजन। ओके, नेक्स्ट होगा आपका दोस्तों फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस। फोर्थ स्टेप, ये तो हो गया आपका तीसरा स्टेप ना। चौथा स्टेप है दोस्तों आपके पास, फोर्थ स्टेप, इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ओके, अब देखो यहाँ पे जो फीमेल गैमेट और जो मेल गैमेट है, यानी कि जो उनका न्यूक्लियस है, देयर विल बी द फ्यूजन। ओके, और यहाँ पे आपका बन जाएगा सिंग कैरियन। यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों आपका? सिंग कैरियन बाय द प्रोसेस। किस प्रोसेस से बना? बाय द प्रोसेस कॉल्ड सिंगेमी, या फिर इसी को हम कहते हैं दोस्तों कैरियोगेमी। जैसे आपका सिंगेमी कैरियोगेमी हुआ, अल्टीमेटली इट लेड टू दी व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। समझ में दोस्तों? तो देखो यही था आपका पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इसके आगे थोड़ा सा और बता दो आपको, तो जायगोट तो बन गया, लेकिन ध्यान में आपको सिर्फ जायगोट नहीं, यहाँ पे देखो न्यूक्लियस तो हो गया, न्यूक्लियस का यूज हो गया। इसका क्या? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, it helps in division of this zygote. How? by forming this spindle fiber. एनिमल के केस में स्पिंडल फाइबर्स वगैरह सब होते हैं, ठीक है? तो ये स्पिंडल फाइबर बनाएगा जिससे कि आपका सेल डिवीजन स्टार्ट होगा इनटू द जायगोट, दैट मीन जायगोट एंटर्स इनटू द क्लीवेज। अब उसके बाद इसका एम्ब्रियोजेनेसिस आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों देखो यही था पूरा आपका फर्टिलाइजेशन का सारा स्टेप। इन डिटेल मैंने आपको अच्छे से समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या क्या है, तो सबसे पहला दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका जो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है। ओके, छोटा सा ये फटाफट हम देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो दोस्तों यही है, इट रिस्टोर्स डिप्लॉयड कंडीशन। ओके, रिस्टोर्स डिप्लॉयड कंडीशन, याद है ना?
एग भी हैप्लॉइड होता है, स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है, लेकिन जब मिल गए तो बन गया डिप्लॉइड, सो रीस्टोर्स डिप्लॉइड कंडीशन। ओके, इसके अलावा एग कंप्लीट मियोसिस 2, तो एग जो है अपना सेल डिवीजन कंप्लीट कर पाता है। मियोसिस 2 फर्टिलाइजेशन होएगा तभी आपका एग मियोसिस 2 कंप्लीट कर पाता है। इसके अलावा एग रिसीव सेंट्रियोल, एग को सेंट्रियोल भी दोस्तों फर्टिलाइजेशन से ही मिलता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो सेंट्रियोल भी इसको मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा और बोले सो इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डेफिनेटली दोस्तों फर्टिलाइजेशन ही आपका सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। अगर एक्स स्पर्म फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज किया तो फीमेल, वाई स्पर्म फर्टिलाइज किया तो मेल, तो यस इट हेल्प्स इन सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके अलावा इट लेड टू, अब देखो यहाँ पे फ्यूजन हुआ है ना, फ्यूजन हुआ है मेल और फीमेल गैमेट का, दो अलग अलग लोगों के फ्यूजन, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रिएट्स वेरिएशन। ओके, क्योंकि फ्यूजन की वजह से दोस्तों वेरिएशन भी आएगा, और आपको पता है वेरिएशन इज द की फॉर इवोल्यूशन, तो ये इवोल्यूशन में भी आपका मदद करता है। समझ में फ्रेंड्स? तो दोस्तों देखो ये हो गया आपके कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो दोस्तों आज हमने पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन इन डिटेल फिनिश कर दिया अलॉन्ग विद फर्टिलाइजेशन। ओके, तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।